प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास की अहम भूमिका रहती है। हर परीक्षा में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस हिस्ट्री को हम समझेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर इस प्रकार के वीडियो लगातार क्रमिक रूप से एक एक टॉपिक पर हम आपको पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो जो अभी के समय से लेकर पास्ट का जितना भी कहानी हो, सच्चाइयां हो, उसको जानना ही इतिहास है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है, जो कि यूनानी थे, ग्रीस के निवासी थे। अब हमें पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री के जनरली दो पार्ट हैं, एक हमारा इंडियन हिस्ट्री और दूसरा अदर कंट्रीज यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। केवल विश्वविद्यालय या ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री में जो यूपीएससी में रखते हैं, यूपीएससी में रखते हैं या अन्य पीसीएस में जहां ऑप्शनल है, उन्हीं में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कभी आप छोटे छोटे एग्जाम एसएससी और उनसे पूछे जाते हैं, हम जिक्र करेंगे, उसकी बात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चीज यहां पर कि हमें भारतीय इतिहास को समझना है और सबसे पहले भारत को समझना है। भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्ट्री बहुत ही, मतलब ये कहिए कि इतना रिच है जिसको व्याख्या करना काफी मुश्किल। कुछ हिस्ट्री को जानने के लिए जरूरतें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री का डिवीजन। इतिहास को तीन अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हिंदी में प्राचीन भारत कहते हैं। अब प्राचीन भारत कब से लिया जाए, इसके लिए बहुत सारे कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हम मानव के इतिहास को पढ़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एज जो है वो 460 करोड़ वर्ष है। तो उतना पुराना तो मानते नहीं, तो हम लोग मानते हैं मनुष्य जब आया तब से, और मनुष्य पृथ्वी पर 10 लाख से आया। 10 लाख बीसी से मनुष्य वर्ल्ड हिस्ट्री में यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया गया। लेकिन भारत में भारतीय क्षेत्र का यह हिस्सा, अगर आपको नर्मदा वैली पता होगा या ये सब कुछ संस्कृतियां हैं जो हम कल्चर बताएंगे, जुर्वे, कैथा, सोहन, ये सारे कल्चर्स हैं। तो यहां पर यानी नर्मदा वैली के आसपास कुछ स्केलेटन्स मिले हैं और इससे अनुमान लगाया गया है कि अप्रॉक्स 5 लाख बीसी से मनुष्य है। तो एंशिएंट पीरियड का हम स्टडी जो करते हैं वो 5 लाख बिफोर क्राइस्ट से कहते हैं। लेकिन कब तक, ये एक प्रश्न रहा। तो बिफोर क्राइस्ट से पहले भारतीय परंपराएं काफी विकसित थी। हमारे यहाँ इंडस सिविलाइजेशन है 5000 साल पहले की। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां डेवलप थी, बहुत सारे पीरियड हैं उसमें बटा हुआ है। अब नई संस्कृति या न्यू कल्चर का इन्वेंशन तब हुआ जब हमारे यहां मुस्लिम आए, यानी मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए, तब भारत में एक नई संस्कृति पनपी, इंडो इस्लामी यानी भारतीय इस्लाम। तो उस समय अप्रॉक्स 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम इंडिया के सिंध प्रांत पर अटैक किया था। और आपको बता दें कि अब वो प्रांत पाकिस्तान है। फिर भी फ्रिक्वेंटली 700 to 800 के बीच में आक्रमण होते रहे, इसलिए हम इसका मीन लेते हैं और 750 एडी यानी 750 एना डोमिनी
एडी, ईस्वी बोलते हैं इसको, सन ईस्वी, तक हम एंशिएंट पीरियड को मानते हैं। अब देखिए मिडिवल पीरियड यानी कि मध्यकाल। मध्यकाल जब एंशिएंट खत्म हुआ यानी 750 एडी में खत्म हुआ, तब ये मिडिवल चालू हुआ। और मुगलों का प्रभुत्व, देखिए भारत में आपने सुना होगा कि भारत की खोज, इन्वेंशन किसने किया? वास्को डी गामा। वो भारत नहीं खोजा था, वो समुद्री मार्ग खोजा था। इससे पहले हमारे यहाँ यूनान से संबंध थे, यानी कि ग्रीस से हमारे यहाँ ट्रेड होते थे। लेकिन चूंकि जब मिडिल पीरियड था तो एक तो मुस्लिम रिवोल्टर्स, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, अगर देखिएगा कि भारत बहुत धनी इसलिए रहा कि इधर से हिमालय ने घेर दिया, इधर आपको तीनों तरफ से समुद्र, अब आने जाने का रास्ता यही बचा, ये डेजर्ट एरिया है। तो इस जगह से जब आ जा रहे हैं लोग, यानी नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है वो खुला था, और इधर से ही आने वाले आ रहे थे। तो इस क्षेत्र से जब आना हुआ तो यहां पर एक सिल्क रूट था, और उस पे मंगोलों का कब्जा हो चुका था। तो जितने भी मंगोल जाते थे ट्रेडर्स, उनको मंगोल मार डालते थे। अब तो भारत, आप देखिएगा ये आपका अफ्रीका हुआ और ये आपका इंडिया है, और ये यूरोप पोर्तुगीज होते हुए यहां केप ऑफ गुड होप होते हुए, और ये काली तट के तट 1498 ईस्वी में यानी 1498 एडी में आने वाला वास्को डी गामा था। तो यूरोपियन आने चालू किए, पोर्तुगीज आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, डेनिश आए, लेकिन ये लोगों का ताकत नहीं आया। ये लोग एक प्रकार का ट्रेडर्स के रूप में। फिर ये लोग यहां बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, और आपको बता दें कि इस पीरियड में एक नया डायनेस्टी शुरू हुआ, मुगल। और मुगल इतना मजबूत था कि अब तक भारत के जो मौर्यन डायनेस्टी, गुप्तन डायनेस्टी, उनके बराबर वो ताकतवर थे, यानी मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा था उससे कम नहीं। इस कारण से इस पीरियड को शामिल कर लिया, और जब तक औरंगजेब जीवित रहा तब तक मिडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन भारत 1707 एडी, याद रहे 750 एडी से 1707 एडी तक मानते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वह 1707 एडी से टिल नाउ यानी आज तक, अब तक ये माना जाता है। अब फिर हमने बताया कि आखिर हिस्ट्री का जो स्टडी करते हैं उसका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या उसमें जरूरत की चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ाई लिखाई जानकारी के हिसाब से इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला प्री हिस्ट्री, यानी हिंदी में इसे कहते हैं प्राग इतिहास। इसको क और ई मिल के बन जाता है प्राग ऐतिहासिक। इसमें कोई लिखित, नो रिटन रिकॉर्ड, एकदम बिल्कुल नहीं है, भी केवल चित्राक्षर, पिक्टोरियल। और ये जब से यानी 5 लाख बीसी टू 3000 बीसी तक इस पीरियड के अंतर्गत लगा, यानी प्राकृतिक। अब क्या हुआ
कि लोग लिखना चालू कर दिए, लेकिन पढ़ा ना जा सका। जब तक पढ़ा ना जा सका उसे इतिहास में कैसे शामिल करें? वह भी सस्पिशन में है कि है भी या नहीं भी। तो जैसे इंडस सिविलाइजेशन, तो इसको हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है, बस जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। और दूसरा, इसका जो पीरियड है 300 BC टू 600 BC। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि 600 BC ही क्यों? तो 600 BC में रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म उसी पीरियड में आए थे। तो उस समय इन लोगों ने लिखना चालू किया और तब से हमें एविडेंस के रूप में बुक उपलब्ध है। तो इस हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हमें यह समझ में आ गया कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड 3000 वर्ष पहले से 3000 BC से 600 BC के बीच का आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री और 600 BC से लेकर अब जो भी जा रहा है वो सारे ऐतिहासिक। ठीक, अब आता है कि इन इतिहासों के स्रोत कहां से आए, ये इतिहास हमें कहां से प्राप्त हुए। तो इन इतिहासों के स्रोत में सबसे पहले हम सोर्स की बात करते हैं। तो जनरली दो प्रकार के स्रोतों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक आर्कियोलॉजिकली, जिसको आप कहते हैं पुरातत्व, इसके अंतर्गत एक्सकवेशन आता है, क्वाइंस आते हैं, इंस्क्रिप्शन आते हैं और मॉन्यूमेंट्स, यानी कि यह शिलालेख हुआ, ये सिक्के हुए, ये अभिलेख या स्तंभ लेख, और ये इसमें बहुत सारा ताड़ के पत्तों पर लिखा गया ब्राह्मी में, और मॉन्यूमेंट्स यानी भवन स्मारक। सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख। भारतीय स्रोतों के लिए सबसे पुराना जो शिलालेख पाया गया वह 1400 BC का एक शिलालेख है जो एशिया माइनर में है। एशिया माइनर, इसमें ऋग्वेद के 4 इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का उल्लेख है। इसके बाद आता है अशोक के। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जगह जगह बड़े से पत्थर पे लिखवाकर और इसे लोगों तक एडवर्टीजमेंट किया था। उसने 4 प्रमुख भाषाओं का प्रयोग किया था, ब्राह्मी, खरुष्टी, अरमाई और इंडो ग्रीक। ये 4 स्क्रिप्ट्स में उसने पूरी की पूरी अपने धर्म का प्रचार किया। 14 बड़े शिलालेख मिले। सबसे ज्यादा अशोक का ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी ब्राह्मी लिपि में मिला है, इसीलिए ब्राह्मी लिपि को आज भी धम्म लिपि के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से आप अशोक के अभिलेखों को बहुत पहले तक पढ़ा नहीं जा सकता। देखिए ये पीटी में पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी एक बार पूछा था कि
अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पता लगाया? तो 750 में टी पैंथलर द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का पता लगाया गया। फिर इसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसे पढ़ा गया। ये जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़े थे, उन्होंने ही बहुत मेहनत की। इसी अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से उठाकर दिल्ली में लगाया था। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव में। तो उसके बाद आप सुने होंगे रुद्रा दामन का शिलालेख जो है वो किसी विदेशी द्वारा लिखा गया संस्कृत में सबसे बड़ा शिलालेख और पहला भी है, जो जूनागढ़ से प्राप्त हुआ, यानी जूनागढ़। अब आता है एरन के अभिलेख। एरन में जो मिला है पत्थर पर लिखा हुआ, वो 510 में भानुगुप्त का है, जिस पर सती का एविडेंस पहला है, यानी सती सिस्टम का फर्स्ट एविडेंस भानुगुप्त का 510 में जो पाया गया है, एरन अभिलेख। तो इस प्रकार हमें उसके इतिहास की जानकारी उनसे मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वाइंस। देखिए, क्वाइंस शुरुआत में मिट्टी के या कौड़िए चलते थे, कौड़ी। उसके बाद पंचमार्क सिक्के, जिसे आहत सिक्के कहते हैं, ठप्पा बनाकर धातु को मेडल को बनाया जाता थे। ऋग्वेद में लेन देन के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे? तो गायों का। बाद में गोल्ड, जिसको कशारपण कहा जाने लगा, पण कहा जाने लगा। फिर बाद में बाटर सिस्टम बहुत दिनों से, यानी कि सामान के बदले लेन देन, तुम हमें आलू दे दो, मैं तुम्हें प्याज दे दूंगा, इस तरीके से सिस्टम भी चलते थे। ये तो बहुत दिनों तक चला। गांव में अभी भी अनाज के बदले सामान देते हैं। लेकिन उस समय सबसे पहले पंचमार्क सिक्के चले, और चांदी पहला धातु है जो पंचमार्क सिक्के बनाए गए। उसके बाद टीन, लेड, पीवी, सीसा का, पोटीन का, ब्रोंज यानी कांसा का, कॉपर का, ये सारे सिक्के बनाए गए। प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो जब चलाया आएगा तो होगा इंडो ग्रीक। हिंदी यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। जब यहां पर चलाए की जगह पे यदि पूछेगा कि किसने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए, तो कुषाणों ने। सबसे अधिक मात्रा में और सबसे शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्तों ने, तो गुप्त शासकों ने। तो ये सब क्वेश्चन जो प्री में पूछे जाते हैं। अब टोकन मनी यानी सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक। और आज जो चल रहा है वो कागजी नोट है, दैट इज ऑल्सो टोकन मनी, या सिंबॉलिक, या हुंडी, या कह सकते हैं कि लीगल टेंडर। अब आता है लिखा हुआ, जैसे पिलर स्क्रिप्ट कहीं कहीं दीवार पर लिख गए हैं। तो ये भी अशोक के बहुत सारे मिले हैं, गुप्त के मिले हैं। ये हिंदी मतलब प्राचीन कहिए तो पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, तेलुगु में, तमिल में, 5 जगह इसे देखा गया। मॉन्यूमेंट्स, देखिए मॉन्यूमेंट्स जो सिस्टम है, शुरू में लोग भारत में मंदिरों का विकास हुआ और 3 प्रमुख स्टाइल चले। स्टाइल जो है 3 चले भारत में। भवन निर्माण के जो बिल्डिंग बनते थे
वो शुरू में 3 चले एंशिएंट पीरियड में। उसे स्टाइल का नाम है बेसर, नागर एंड द्रविड़। अब देखिए, अगर भारत की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में नागर शैली था, साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली था, और मिडिल ईस्ट में, मिडिल इंडिया में बेसर। यानी जो बेसर है वो नागर प्लस द्रविड़ दोनों को मिलाकर बेसर है। अब आपको पहचान के लिए बता दें नागर शैली कैसा होता है। तो देखिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर अगर आप देखिएगा तो इस तरीके से रहेगा, ऊपर बड़ा सा ये गोल, फिर गोल, फिर यहाँ पे झंडा, फिर इधर। ये वाला सिस्टम जो है वो नागर शैली का। इसमें एक मंदिर रहता है और दूसरा आपका। फिर अगर हम बात करते हैं बेसर शैली की, उससे पहले द्रविड़ बात करें तो द्रविड़ में देखिएगा ये रेक्टेंगल इस तरीके से मंदिर ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर भी रेक्टेंगल पूरा बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर प्योर इसके चारों ओर घूमने के लिए बना हुआ है, जिसे परिक्रमा पथ कहते हैं, और आगे जो निकला है उसे गोपुरम कहते हैं। बहुत दूर तक कॉरिडोर जैसा निकला रहता है, उसे गोपुरम। तो इन दोनों का मिक्स जो बना वह हुआ बेसर। तो अगर फिर से एक झलक में साफ आप इधर बता दे रहे हैं कि अगर भारत का ये वाला हिस्सा देखा जाए यानी नॉर्थ, तो ये नागर स्टाइल है, और ये वाला द्रविड़ स्टाइल है, और ये बेसर स्टाइल है। ये तीनों ये जगह जगह कहीं कहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से ये बढ़ा हुआ है। बाद में मुगलों के प्रभाव आए, मुगलों में आपको डबल डोम सिस्टम आया। सबसे पहले इसको हुमायूं में यूज किया गया तो ताजमहल बना, फिर संगमरमर का यूज किया गया। ये ईरानी शैली जिसको आप मेहराब सिस्टम कहते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारा घरों में इस तरीके से मेहराब, अलाई का दरवाजा, ये सारे। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास आप देखिएगा आयरन पिलर है मेहराबली में, वो लोहा का एक पिलर है जो 2500 साल से ऐसे ही खड़ा है, उसमें कहीं रस्टिंग नहीं आ रही। क्यों? क्या कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? कोई कहता है फास्फोरस। जर्मनी, फ्रांस, यूके, बहुत सारे देशों ने एक्सपेरिमेंट किया, या कि रस्टिंग क्यों नहीं लग रहा है। उस पर चंद्र लिखा है, कोई कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का है, कोई कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। सबसे ज्यादा विक्रमादित्य की मान्यता है। अब आता है लिटरेसी। अब इसमें 2 प्रकार के लिटरेसी होते हैं। एक रिलीजियस में हमारा धार्मिक, जैसे हिंदुइज्म का वेद होता है। अब वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखिए, ऋग्वेद जो है वो अलग है और बाकी जो वेद हैं वो अलग है। इसको ऋग्वेद अलग पीरियड में हम पढ़ते हैं और बाकी जो वेद है उसको पोस्ट वैदिक में पढ़ते हैं। ये 3 वेद जो है वो पोस्ट वैदिक में आते हैं
और ये वैदिक ग्रंथ। इस वैदिक पीरियड का अलग अलग समय इसलिए है, इन दोनों का पीरियड भी अलग अलग है। ऋग्वेद का पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी और ये 1000 बीसी से 600 बीसी क्यों माना गया? अच्छा, ये क्या है, ये कौन सा स्रोत है? तो ऋग्वेद जो है मानव जाति का पहला स्रोत ग्रंथ है। इसमें आपको कुल 10 मंडला है। दस 128 यूनिट्स हैं और 10,462 मंत्र हैं। ये ऋग्वेद में ये सारे शामिल। अब इसी के आधार पर, हालांकि मंडल पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, उसमें दूसरा से 7वां बहुत प्राचीन है, मिडिल का 8वां 9वां और पहला और अंतिम। तो हम लोग वैदिक ग्रंथ जब पढ़ेंगे, वैदिक इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसी तरह इनको अलग क्यों किया गया, ये एक प्रश्न है। तो देखिए, मनुष्य पहले सबसे पहले खोजने वाला धातु था कॉपर, जिसको अयस बोलते थे। अयस, आज अयस बोलते हैं ओर को। और जैसे ही मनुष्य ने लोहा खोज लिया तो उसका सारा, आज वर्तमान विश्व में अगर आयरन है तो सब कुछ है। तो इस कारण से उसके पूरे स्टाइल में बदलाव, एग्रीकल्चर करने लगा और उसे कृष्ण अयस कहा, यानी काला धातु, और आज तक उसका महत्व है। तो हम वैदिक एज वेदों से जानते हैं। वेदों को समझने के लिए, गुप्त विद्याओं को जानने के लिए उसके ऊपर टीकाएं लिखी गई, यानी कि जैसे एक्सप्लेनेटरी बुक, ताकि बच्चे समझ सके या आने वाली पीढ़ी हमें समझ सके। तो इसके इस एक्सप्लेनेटरी बुक को हम आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अब आरण्यक ग्रंथ क्या होता है? तो आरण्यक ग्रंथ चूंकि जंगलों में लिखे गए हैं, इसलिए हम उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबका एक एक आरण्यक। उसके बाद उससे भी और सरल बनाने के लिए उनके ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न आता है, ब्राह्मण यहां जाति नहीं है। जितने आपको ये रिलीजियस लिटरेचर होता है हिंदूज का, उन सारे को हम ब्राह्मण एपिक कहते हैं और ब्राह्मण एपिक के ही अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मण लिटरेचर सारे हैं और इसे, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसे आगम साहित्य कहते हैं, यानी संहिता, संहिता के नाम से जानते हैं। अब आता है इसके बाद, ब्राह्मण साहित्यों के बाद उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषदों की संख्या 108 है। उसी में से आपका एक कठोपनिषद है, जिससे आपका लिया गया है सत्यमेव जयते, और ईश, मुंडक, कई सारे उपनिषद हैं। उपनिषदों के बाद पुराणों की रचना की। अच्छा, एक चीज और, इन सारे पुस्तकों को पहले लिखा नहीं जाता था, रटाए जाते थे, इसलिए इन्हें श्रुति कहते हैं। इनके लिखने का काम गुप्त काल में किया गया, यानी 300 AD के बाद किए गए। इस कारण से लोग संदेहास्पद मानते हैं। संदेहास्पद का और भी कारण है, जैसे दो हमारे एपिक हैं, ग्रंथ हैं, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ और महाभारत जो कि वेद व्यास द्वारा लिखा। जब रामायण शुरू में लिखा गया था तो 8800 उसमें श्लोक थे, अभी 24,000। उसी तरीके से जब महाभारत लिखा गया तो शुरू में 12
1000 मात्र थे, अभी 1 लाख उसमें श्लोक है। तो ये बाद में जोड़े गए, यानी डमी ऑथर जिसको छेपक बोलते हैं, उन लोगों ने इसे जोड़कर पढ़ा। इसके बाद रिलीजियस में आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में एक इंडियन है, जैसे त्रिपिटका, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसके बाद मिलिंद पन्हो। श्रीलंका में जो लिखा गया श्रीलंकन लिटरेचर बौद्ध धर्म का, दीपवंश, महावंश, अशोकावतार। उसी तरीके से जैन धर्म के ग्रंथ जो कि अंग और उपांग में बटे हुए हैं, उनसे भी हमको जानकारी मिलती है। तो ये था आपका रिलीजियस लिटरेचर। अब आता है कि हिस्टोरिकल लिटरेचर में आपका इंडियन राइटर्स, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, फिर राजतरंगिणी रिटन बाय कलहण, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक की, यानी एंशिएंट से लेके मिडाइवल तक ये सारे जो बुक लिखे गए उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। रिलीजियस फॉरेन ट्रेवलर्स जो होते हैं, यानी कि विदेशी जो होते थे, वो मेगास्थनीज इंडिका। एक और बुक है द पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। ये कोई ट्रेवलर जो था, वो आने जाने वाला व्यापारी था, जिसने लिखा है, उसका नाम अभी तक नहीं मिला है। स्ट्रैबो ज्योग्राफी लिखा, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का। तो इस तरीके से विदेशी स्रोतों से, यहां तक कि मुगल पीरियड में अल-बरूनी, फिरदौसी, इन सबों के रिटन से हमें इतिहास का पता चलता है। तो ये था, हम लोग अभी पढ़े कि व्हाट इज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के, इंडियन हिस्ट्री के सोर्स कौन कौन से थे, इन सोर्सों से प्रश्न आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है कि इतिहास हम जाने कैसे। तो जैसे हमने पहले बताया कि प्री हिस्ट्री यानी कि स्टोन एज, उसके बारे में हम अगले क्रमिक वीडियो में बनाते रहेंगे, और जो भी इसका नोट्स होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।